नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोसाइटी टॉपिक पर। तो हम लोग समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें आमतौर पर ये जनरलाइजेशन है कि समाज क्या है। एक सिंपल बात कहा जाता है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये है वो है, ये सब बातें पता हैं। समाज अमूर्त है ये हर उस कैंडिडेट को बातें पता हैं जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है। हमारे एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी भी जाती हैं। हमें और भी समाज की परिपक्व और बेहतर समझ के लिए ये जानना चाहिए कि अगर समाज हैं तो क्या समाज की प्रकृति सिर्फ एक किस्म की है या उसकी प्रकृति में भिन्नता है। यानी क्या हम भारतीय समाज को ही एक समाज माने या उससे आगे भी कुछ है। तो निश्चित ही इससे आगे भी अवधारणाएं हैं। जैसे एक समाज का कॉन्सेप्ट आता है, जनजातियों का एक समाज होता है, नरजाति समूहों का एक समाज होता है, कबीलाई समाज, कबीलाई जो लोग होते हैं उनका एक समाज होता है, नगरी समाज की उदाहरण है, मित्रों कृषक समाज की उदाहरण है। एक समाज ऐसा भी है जिसको हम डायस्पोरा सोसाइटी भी कह सकते हैं। डायस्पोरा सोसाइटी उस समाज को कहा जाता है जो भारत में नहीं है, भारत से बाहर रहकर भारतीय संस्कृति को वहाँ आगे बढ़ावा दे रहे हैं। लघु समाज भी होते हैं, अल्प समाज भी होते हैं। तो इस तरीके से मित्रों जो समाज का स्वरूप है वो बहुत ही व्यापक है और अपने आप में बहुत ही वर्गीकृत भी है। हम लोग जब मेंस के बारे में जब हम अपनी क्लासेस लेंगे तो उसकी डिटेल चर्चा करेंगे। चूँकि ये लेक्चर पीजीटी टीजीटी पर बेस्ड है और हायर एजुकेशन नेट एग्ज़ाम के लिए बेस्ड है, तो वहाँ उतनी डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर हम इन जनरल टर्म्स में सोसाइटी को जानें तो समाज में, जैसे अरस्तु ने जब कहा कि समाज मनुष्य क्या है, तो उसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इससे इन लोगों से मिलकर समाज बनता है। बल्कि उसने तो ये कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, फिर मैंने डैश 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 लगाया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पृथक उसकी सत्ता नहीं के तुल्य है। या तो वो देवता हो सकता है या तो वो शैतान। अरस्तु ने ये कोटेशन किया है। यानी कि इससे ये क्या निकल कर आता है इसके बिटवीन द लाइंस में, कि जो लोगों से मिलकर ही समाज बनता है। और मित्रों अगर हम दुर्खीम के आइडिया को जानें, दुर्खीम के आइडिया से हम और भी चीज़ें जानें। जैसे समाज का स्वरूप कैसा है, सदैव प्रक्रियात्मक है। इसमें संघर्ष भी है, सहयोग भी है, अंतःक्रिया भी है, एकाकी समाज भी है। इमाइल दरखाइम तो यहाँ तक इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो समाज है वो स्वयंभू है, सुई जेनरिस कहता है। सुई जेनरिस, समाज स्वयंभू है। इसका कहने का उसका आशय ये था कि समाज को बनाया नहीं गया है, समाज स्वयं में अपने आप में एक तरीके से प्रकट हुआ है। क्योंकि वो जब अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में समाज को दो वर्गों में भागों में विभाजित करता है, प्राचीन समाज और औद्योगिक समाज, एंशिएंट सोसाइटी और या मॉडर्न सोसाइटी, ऐसे आप सरल भाषा में समझें। तो उसमें वो कहता है कि जो वहाँ पर बेसिकली जो दरखाइम है, इनके जो काम का थीम है उसमें समाज को प्राथमिकता देते हैं, व्यक्ति को नहीं। तो इसलिए वो यहाँ कह रहे हैं समाज स्वयंभू है, स्वयं से जन्म लिया हुआ है, सुई जेनरिस है। तो यहाँ फिर भी इसके कोर में समाज बिना व्यक्तियों के तो नहीं हो सकता। तो ये जो व्यक्ति हैं जब इवॉल्व हुए, जब सोसाइटी तभी इवॉल्व हो सकती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों मैकलॉरेन पेज के कोटेशंस पर। मैकलॉरेन पेज का क्या कहना है, इनकी पुस्तक है सोसाइटी, ये बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। वो कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह अमूर्त है। अब कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये कोटेशन तो सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको मैंने कल भी बताया था अपने लेक्चर में कि कैसे एक दूसरे से हर वर्ग
इंटरकनेक्टेड है। यही वेब जो है सोसाइटी को मेंटेन किए हुए है। और यह अमूर्त कैसे है? क्योंकि समाज के नियम अमूर्त हैं, कायदे कानून अमूर्त हैं, प्रथाएं परंपराएं अमूर्त हैं, लेकिन फिर भी लोग उनका पालन करते हैं। समाज कहीं दिखता नहीं है, उसमें तो लोग दिखते हैं, लेकिन इन लोगों की आपसी सहमति, आपसी इंटरेक्शन, आपसी लगाव से ही मिलकर ही समाज का जो है स्वरूप निखरा है, परिपक्व हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया के क्या परिणाम होते हैं। ये जो सामाजिक संबंध हैं और जो अंतःक्रिया है, इनके जो परिणाम हैं, बिल्कुल सामाजिक संबंधों के कारण ही और सामाजिक अंतःक्रिया होती है। बिना सामाजिक संबंधों के अंतःक्रिया संभव ही नहीं है। लेकिन ये इसका वाइस वर्सा भी है। सोशल इंटरेक्शन से ही सामाजिक संबंधों का निर्माण भी होता है। यानी कि जैसे मैं शहर में क्या होता है कि अपने पड़ोसी से लोग मतलब नहीं रखते, इवन अपने ही फ्लैट में अपर बिल्डिंग में, ऊपर बिल्डिंग में कौन रह रहा है उससे भी लोग नहीं जो है परिचय रखना चाहते। तो अब जब सामाजिक अंतःक्रिया उनमें नहीं है तो उससे सामाजिक संबंध का सृजन नहीं होगा। तो सामाजिक संबंध जो है सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम है। और सामाजिक संबंध बनते कैसे हैं भाई? विश्वास इसमें सबसे अहम बात है। अगर किसी को पता चले कि उस फ्लैट में फला लोग रहते हैं जो अच्छे नहीं हैं, या उनकी प्रकृति समाज में एक तरीके से बेहतर नहीं, विकृति पैदा करने वाली है, तो लोग उनसे इंटरेक्शन नहीं करते, तो उनसे सामाजिक संबंध भी नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब लोग उनकी तरफ झुकाव नहीं रखेंगे तो अंतःक्रिया का भी कोई मतलब नहीं है। जैसे क्लास में लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक संबंधों को स्थापित करते हैं। सामाजिक संबंध भी सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करते हैं। इनके चरण देख लेते हैं, फिर और ये क्लियर हो जाएगा। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में संबंध बिल्कुल पर्सन टू पर्सन, इसको विदेश नीति में भी मित्रों प्रयोग किया जाता है। पर्सन टू पर्सन डायलॉग कहा जाता है। और यह समाज को बनाने में व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में संबंध, फिर व्यक्ति और समूह के बीच के संबंध को भी चिन्हित किया जाता है। ये ऊपर के सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया के लिए आवश्यक हैं। और समूह के बीच में संबंध जो है निर्धारित होते हैं, या उनके बीच में अंतःक्रिया होती है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल बात है। मेरे ख्याल से इनके एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं मित्रों परिभाषा के स्तर पर कि समाज की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो अगर हम एंथोनी गिडिंग्स की परिभाषा के बारे में देखें तो एंथोनी गिडिंग्स क्या कहते हैं? समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। अब हमें इनके कंसेप्ट में 3 बातें मिली हैं। स्वयं में एक संघ है, एक यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता होती है, और उन सभी से मिलकर हमारी समाज का निर्माण होता है। तो एकदम सिंपल बात है। और इसमें इसके 2 तत्वों की चर्चा वो करते हैं। वो कहते हैं परस्पर अंतःक्रिया जो होनी जरूरी है। बिल्कुल, अगर हम अपने मित्रों से या रिलेटिव से लंबे समय तक ना मिलें तो जो है वो संबंध उस तरीके के नहीं रह जाते, और एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। पैरेलल या परस्पर अंतर्निर्भरता भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बातें बहुत अहम हैं। अगर हम हॉब्स के कंसेप्ट को जानें तो हॉब्स क्या कहते हैं? हॉब्स का कंसेप्ट है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। उसमें कहते हैं कि समाज बेसिकली एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का। और वो ये भी कहता है कि जो प्रारंभिक अवस्था के समाज थे उनमें समाज की प्रकृति और दशा, बेसिकली उसमें जो व्यक्ति का स्वभाव था बहुत ही उच्छृंखल था। लेकिन जब समाज और ज़्यादा विकसित हुआ तो उसमें व्यक्ति उच्छृंखल नहीं रह गया, बल्कि वो एक ऑर्डर में जीवन जीने लगा। चूँकि सामाजिक प्रथाएं, परंपराएं, विधियां, मान्यताएं ये सब कार्य करने लगीं। आगे बढ़ते हैं मित्रों।
राइट का कंसेप्ट जानते हैं। राइट एक सोशोलॉजिस्ट हैं। इनका कहना है कि समाज केवल मनुष्यों का समूह नहीं है, बल्कि यह आपसी संबंधों का गठन है। आपसी संबंधों के गठन की बात करते हैं मित्रों, कि केवल लोग एक जगह खड़े हों उससे समाज नहीं बन जाता, बल्कि उसमें आपसी पर्सनल इंटरेक्शंस, जैसे ये लोग हैं तो इनमें पर्सनल इंटरेक्शन एक दूसरे से होना चाहिए, तब समाज का निर्माण होगा। तो इस तरीके से आप राइट के कंसेप्ट को पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ते मित्रों, बोगार्डस की क्या राय है। बोगार्डस का कहना है कि समाज मनुष्यों का समूह है। बिल्कुल सही है, जिसमें सार्वजनिक रूप से मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है। मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है, ये याद रख लीजिएगा। फिर C.H. कूले का क्या कहना है। C.H. कूले कह रहे हैं कि समाज प्रक्रियाओं एवं स्वरूपों का जटिल ढांचा है। एकदम सही बात है। इनका कंसेप्ट है लुकिंग ग्लास सेल्फ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन कूले की पुस्तक है। ये आत्मदर्पण का सिद्धांत, इसे सिद्धांत भी देते हैं। प्राथमिक समूह और अर्ध समूह का कंसेप्ट भी देते हैं। हम लोग बात करते हैं ये दो बातें चिन्हित कर रहे हैं। पहला है सामाजिक प्रक्रियाओं एवं स्वरूपों का जटिल ढांचा है। बिल्कुल, जो समाज की जो परस्पर क्रियाएं हैं, जैसे व्यक्ति एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है हर स्तर पर, औपचारिक स्तर पर, अनौपचारिक स्तर पर, पर्सनल स्तर पर, और उनके कुछ जो स्वरूप होते हैं। स्वरूप कैसा है, अगर व्यक्ति ऑफिस में है तो वहाँ घर जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, और अगर घर में है तो ऑफिस जैसा व्यवहार करेगा तो घर से ही भगा दिया जाएगा। और तीसरी बात, अगर व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर है, ऐसे भी देख सकते हैं, बाजार में है तो वहाँ अगर वो साहब हैं तो वो साहब जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, ना घर जैसा व्यवहार कर सकते हैं, वहाँ उन्हें तीसरा स्वरूप धारण करना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया कि एक जटिल ढांचा है। बिल्कुल सही है। आगे कहते हैं कूले कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। बिल्कुल सही है। यानी एक समाज है, ये समाज में लोग हैं, इसमें एक मान लो आप हैं, कोई XYZ है, वो किसी एक जाति समूह से आता है, मान लो कि मिश्रा जी हैं, गुप्ता जी हैं, कोई भी हैं, उनका एक किसी विषय पर राय है। मान लो कि विवाह की पद्धति पर उनकी राय है कि जो विवाह का स्वरूप सबसे अच्छा था, वो स्वरूप ये था कि जो है उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की, यानी अनुलोम विवाह की प्रकृति सबसे अच्छी थी। अब आजकल लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, ये सामाजिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं दूषित कर रहे हैं, या किसी भी जाति समूह के लोग ऐसी कोई एक व्यक्ति राय रखता है, जबकि दूसरे लोग इसको एक्सेप्टेंस की दृष्टि से देखते हैं। तीसरा वर्ग इसके बीच में कहता है कि ये कहीं ना कहीं सोशल एनोनिमिटी पैदा करता है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, कि आपके पर्सनल विचार किसी दूसरे के पर्सनल विचार पर हावी नहीं होते, बल्कि जो सोसाइटी में जो बदलाव आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं समाज का एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे अपनाता है, और वो छोटे वर्ग से शुरू होकर बड़े वर्ग में वो जाकर पूरी व्यवस्था में समा जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे संपूर्ण संरचना को ही परिवर्तित कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, पार्सन्स के विचार को हम लोग जानते हैं। पार्सन्स की क्या राय है। पार्सन्स कहते हैं कि साधन और साध्य के अनुसार इसका वर्णन करते हैं। तो पार्सन्स बहुत ही इनका प्योर कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि समाज को मानवीय संपूर्णता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि साधन और साध्य क्या है, साध्य है और साधन है। यानी कि आप जैसे PGT के तहत प्रवक्ता बनना चाहते हैं, या GIC एग्ज़ाम के तहत आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जो है डिग्री कॉलेज में टीचर या जो भी प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। साधन क्या है आपका, अगर सही है, मेहनत कर रहे हैं, या एक है कि कोई घूस दे दिया, इंटरव्यू में क्या कर लिया, अपने तरीके से अपना लिया, तो उसका साध्य तो हो सकता है वो बन जाए और प्रोफेसर बन जाए, लेकिन उसने साधन को सही तरीके से नहीं एडॉप्ट किया।
तो यही है साधन साध्य की बात। तो इस पर उनका खास जोर है समाज को संचालित करने में। और फिर आगे दूसरी जो अहम बात कहते हैं वो कहते हैं समाज को मानवीय संपूर्णता के रूप में देखा जाना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए कि समाज में जो मानवीय संबंध हैं उन पर बहुत ध्यान दिया है इन्होंने। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, र्यूटर के कंसेप्ट पर आते हैं। र्यूटर का कंसेप्ट है या बुक है इनकी सेन सोसाइटी लिखी हुई है, ये पूछी गई है और इसमें ये कहते हैं कि समाज जो है अमूर्त है, समाज दिखाई नहीं देता। तो ये पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। फिर मित्रों एमजे लोवी की बात करते हैं। एमजे लोवी का क्या कहना है? इनका कहना है कि समाज क्रियाओं की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों की बहुलता के आधार पर अंतःक्रिया संपन्न होती है। यानी कि जो सोशल एक्शंस हैं वो एक बेसिकली सिस्टम है जिसमें जो पर्सन्स हैं उनकी बहुलता के आधार पर अंतःक्रिया संपन्न होती है। यानी बहुत ही थोड़ा सा बदल कर इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया है। इसमें ये मतलब इसका निकल कर आता है कि समाज है, एक समाज है, इसमें अलग अलग वर्ग के लोग हैं, इसमें एक दूसरे के मध्य अंतःक्रिया भी हो रही है, व्यक्तियों की बहुलता होना जरूरी है। अगर इसमें मान लो 2 लोग बचे तो एक समाज का निर्माण करेंगे। जैसे चीटी हैं वो एक समाज का निर्माण करते हैं, जनजातियां एक समाज का निर्माण करते हैं, एथनिक समूह एक समाज का निर्माण करते हैं। मैंने पहले बताया था डायस्पोरा वो एक समाज का निर्माण करते हैं। उसमें संपूर्णता नहीं समाहित होती। जैसे अमेरिका में इंडियंस दीपावली मनाते हैं तो संपूर्ण अमेरिका दीपावली उस तरह से नहीं मनाता। वो कहते हैं वो एक समाज है जो दीपावली मना रहा है, भारतीय हैं वहाँ पर, इंडियन हैं, ऐसे कहते हैं। इसमें व्यक्तियों की बहुलता के आधार पर अंतःक्रिया संपन्न होती है। लेकिन अगर वही दीपावली अगर भारत में हो रही हो तो संपूर्ण देश में मनाई जाती है, तो बहुलता इससे निश्चित होती है। फिर जिन्सबर्ग की क्या राय है? जिन्सबर्ग की राय है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कतिपय संबंधों एवं बर्ताव की विधियों द्वारा परस्पर एकीभूत होते हैं। बिल्कुल, यानी कि समाज के संचालन की विधियां होती हैं। बिल्कुल, समाज अब औपचारिक और अनौपचारिक के बीच में एक ढांचा है, प्रथाएं परंपराएं प्रत्येक जाति समूह धर्म में कार्य कर रही हैं। तो इस तरीके से एक इनफॉर्मल जो है कानून है, लेकिन उनको फॉर्मेलिटी प्रदान कर दी गई है। कोई व्यक्ति ऐसे ही किसी लड़की को अपने घर ले आए और कह दे कि ये मेरी वाइफ है, तो वो चाहे IAS ऑफिसर हो, थोड़ा सा लोग सशंकित रहते हैं। लेकिन अगर परस्पर उसने जो है बर्ताव किया है, सामाजिक बर्ताव यानी सामाजिक कानूनों को माना है, तो उसे लोग तवज्जो देते हैं। लोग शादी विवाह में लोगों को क्यों बुलाते हैं? इसीलिए कि भाई हमारे यहाँ आयोजन है, हम ये विवाह कर रहे हैं, ये उत्सव कर रहे हैं, इसमें आप शामिल होइए और इसके एक तरीके से साक्षी बनिए। आगे बात करते हैं मित्रों GDH कूल का कंसेप्ट। ये क्या कहते हैं? समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। बिल्कुल सही है, समुदाय के भीतर संगठित व्यवस्था। यहाँ पर इस समुदाय को तवज्जो देते हैं। भाई ग्रामीण समुदाय जैसे है, तो समुदाय गांव है, वो भी तो एक समाज का निर्माण करता है। वहाँ पर क्या होती हैं? समितियाँ होती हैं। जैसे दूध डेयरी चल रही है, समिति है। NGO चल रहा है, समिति है। सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है, एक तरीके समिति है। चूँकि समिति की परिभाषा ये होती है कि उसके निश्चित लक्ष्य होते हैं, उनके बाद वो समाप्त हो जाती है। और संस्थाएं भी हैं, संस्थाएं औपचारिक भी हैं और अनौपचारिक भी हैं, अनौपचारिक भी हैं। तो इन अनौपचारिक कानूनों को हम इस रूप में परिभाषित करते हैं इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब मैकाइवर समाज की कुछ विशेषताएं बताता है। जैसे वो कहते हैं कि समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, सत्ता सहयोग की व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है। समाज की रीतियाँ होती हैं, कार्यप्रणाली होती हैं, समाज का एक नियम कायदे कानून होता है, उसके अनुसार समाज संचालित होता है। फिर वो कहता है कि समाज संबंधों की व्यवस्था है, लोगों के बीच में परस्पर इंटरेक्शन होते हैं। समाज निरंतर परिवर्तनशीलता के क्रम से गुजरता है। सिंपल बात है।
प्रथाएं, संस्कृतियां, संस्थाएं समाज का अनिवार्य अंग हैं, एकदम क्लियर है। सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए जो निरंतर परिवर्तनशीलता आवश्यक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको याद करने हैं, चूँकि इनमें से कोई भी प्रश्न पॉइंट उठा के दे देगा और कहेगा समाज की इसमें से कौन सी विशेषता है या नहीं है, तो मैच कराने में आता है। समाज अमूर्त है, समाज में परस्पर जागरूकता होती है। पारस्परिक सामाजिक संबंध का आधार वस्तु और स्वार्थ होते हैं, बिल्कुल सही है। समानता और विभिन्नता का समाज में समन्वय दिखाई देता है। समाज में अन्योन्याश्रितता यानी कि परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी होती है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति अकेले समाज में नहीं रह सकता, ना समाज के कार्यों को संपादित कर सकता है। समाज में संघर्ष और सहयोग निरंतर पाया जाता है। समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। मैंने कहा ना कि ये चींटियों का समाज होगा, जीवों का समाज होगा, प्रत्येक अलग अलग समाज होते हैं, उन्हें एक समाज कहा जाता है। और समाज में सामाजिकता भी पाई जाती है। और जो है एक पॉइंट और है, समाजीकरण भी समाज में होता रहता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मैकाइवर कुछ समाज के लिए आवश्यक तत्वों की चर्चा करते हैं। उसमें मैकाइवर का कहना है कि आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, जैसे वो कहते हैं रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ। ये डायरेक्ट पूछा गया है कई बार कि अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग, मानव व्यवहार का नियंत्रण और स्वतंत्रता, ये सब अनिवार्य अंग हैं। फिर मैकाइवर पेज के कुछ और कथन हैं, जैसे वो कहता है समाज के तत्व क्या हैं, तो कहता व्यक्तियों की बहुलता बहुत जरूरी है, सामाजिक संबंध समाज के लिए बहुत जरूरी हैं, और सामाजिक अंतःक्रिया बहुत जरूरी है समाज के लिए। ये 3 बिंदुओं पर फोकस करता है। तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। किंग्सले डेविस समाज के 6 तत्वों की चर्चा करते हैं। पहला तत्व है सामाजिक संगठन, यानी कि समाज में संगठन आवश्यक हैं, सामाजिक संगठन बहुत ही जरूरी हैं। श्रम विभाजन समाज के लिए जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कंसेप्ट ही इसी बात के लिए लाया गया था प्रारंभिक तौर पर। वो आज तो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है। आप अगर जीएस पढ़ा रहे हैं तो जीएस के कौन से विषय में बहुत ही पारंगत हैं। आप अगर सूट सिल रहे हैं तो किस प्रकार के सूट आप बहुत अच्छे सिलते हैं। तो स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है। जनसंख्या अनिवार्य तत्व है, अंतःक्रिया अनिवार्य तत्व है, सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता अनिवार्य तत्व है, वरना समाज पूरा प्राचीन हो जाएगा, वो प्रासंगिक नहीं रहेगा। फिर सदस्यों का संपर्क, पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब नोट में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि कॉम्टे की क्या राय है। कॉम्टे कहते हैं कि समाज सामूहिक सावयव है, यानी कि एक ग्रुप ऑर्गन की तरह है, बिल्कुल सही है। स्पेंसर की क्या राय है, समाज सावयव के समान है। ये तो सीधा सीधा ये तो कहते ही हैं, जैसे चूँकि ये डार्विन से प्रभावित थे तो ये कहते हैं जैसे जो सावयव होता है यानी ह्यूमन बॉडी है, उसका एक अंग में अगर कोई नुकसान होता है या चोट लग जाती है तो दूसरा अंग प्रभावित होता है, उसी तरह समाज भी एक सावयव है, उसका कोई एक अंग अगर इफेक्ट होता है तो दूसरा अंग प्रभावित होता है। और दुर्खीम तो समाज को जीवधारी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा ही है समाज सुई जनरिस है, स्वयं से उत्पन्न हुआ है। आगे बात करते हैं मित्रों समाज के तत्वों के बारे में। तो इसमें एच.एम. जॉनसन ने 4 तत्वों की चर्चा करी। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, तो कहते हैं निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, प्रजनन क्रिया होनी चाहिए, समाज की विस्तृत संस्कृति होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। फ्रीडम के बिना समाज नहीं चल सकता, लेकिन इस पर नियंत्रण भी जरूरी है। संस्कृति, एक संस्कृति से काम नहीं चलेगा, अनेक संस्कृतियां होनी चाहिए, बिल्कुल है। जैसे आज जो है मकर संक्रांति है, बिहू हुआ, लोहड़ी का पर्व हुआ, इत्यादि संस्कृतियां हैं। जीवन जीने की शैली अलग है। नॉर्थ इंडिया की खाद्य संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत की खाद्य संस्कृति अलग है, ईस्ट की अलग है, वेस्ट की अलग है।
प्रजनन क्रिया, बिना लोगों के समाज नहीं हो सकता, तो ये प्राकृतिक भी है और ये सामाजिक भी है। निश्चित क्षेत्र का होना बहुत ज़रूरी है, लोग किसी न किसी क्षेत्र में तो रहेंगे, तभी वो समाज का निर्माण करेंगे। फिर बात करते हैं नोट के स्तर पर कि ये 3 थिंकर हैं, जॉर्ज सीमल, लिंटन और फेयरचाइल्ड। ये तीनों मित्रों समाज को अमूर्त मानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा कि इनमें से कौन से समाजशास्त्री समाज को अमूर्त मानते हैं या मूर्त मानते हैं, इस तरीके के प्रश्न जो पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ आपको ये याद करना होगा। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समाज के प्रकार पर। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें, और ये गारंटी है कि एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न हमारे वीडियो से पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।